परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखेंगे सभी लोग। फाइंड द नंबर ऑफ 4-lettered word only the letters from the word DAUGHTER, daughter, if each word is to include G, हर एक वर्ड में अगर लेटर G आ रहा हो तो नंबर ऑफ 4-lettered वर्ड बताने हैं जो इसकी हेल्प से बनेंगे। सर 840 सर 840 840 840 सर 840 सही है बेटा, सही है। बाकी लोग भी बनाए जल्दी से। हो गया सर। सभी का बनाने को आ जाना चाहिए। और इसी टाइप का क्वेश्चन था जो आप लोग में ये डीपीपी में क्वेश्चन 5 था, हिस्ट्री वाला। डॉटर में कितने हैं टोटल लेटर्स? देखें 8। इससे हमें बनाना है 4-letter वर्ड। 8 है लेकिन बनाना है 4-letter, 4 प्लेसेस फिल करने हैं और इसमें जी आना चाहिए। लेकिन जी किस प्लेस पे आना चाहिए ये नहीं दिया है, तो जी के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है 4 बॉक्सेस हैं या 4 प्लेसेस हैं, इनमें से किसी भी एक प्लेस पर जी आ सकता है। तो जी को रखने के 4 वेज हैं, 4 प्लेसेस हैं जी के लिए। ये नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। रिमेनिंग कितने लेटर बचे? मान लीजिए जी यहाँ रख दिया 7 लेटर्स और रिमेनिंग प्लेसेस बचे 3। तो इस रिमेनिंग 3 प्लेसेस, तो इस प्लेस के लिए, फर्स्ट प्लेस के लिए 7 लेटर्स हैं हमारे पास। फिर सेकंड प्लेस के लिए 1 लेटर फर्स्ट प्लेस के लिए यूज कर चुके हो, तो अब बचे 6 लेटर। लास्ट प्लेस के लिए 5 लेटर्स बचे। तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस को फिल करने के ये नंबर ऑफ वेज हुए। मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 6, 42 into 5, 210, 4 into 210, आंसर इज 840। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 में? नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर उसका। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर? अपने आप को म्यूट रखें, कोई डाउट तो पूछें। किसी का माइक अनम्यूट है, चेक करें, म्यूट रखें, डाउट है तो पूछिए। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 which have none of their digits repeated सर कोई भी आंसर digit इसमें 738 repeat ना है। हो। और ब्रैकेट में लिखे एक्सक्लूडिंग बोथ, दोनों को ही एक्सक्लूड रखना है। और किस बच्चे का ये आंसर है? सर शिवांशी। शिवांशी, हाँ नाम से मुझे यही लग रहा था कि नहीं, सॉरी आवाज से ये लग रहा है शिवांशी का आ गया। शिवांशी ये क्वेश्चन लग रहा है पहले किया था आपने? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है और तुरंत आंसर आपने बोल दिया। सही है सर, आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से क्वेश्चन था ये। अच्छा, ये सही है। अच्छा, ये डीपीवी में था क्या ये क्वेश्चन? सर No, डीपीवी sir. में नहीं था सर, मॉड्यूल में था आगे, मतलब अच्छा,
अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में था, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ एक्सक्लूडिंग बोथ बोल दिया है, तो अब क्या आंसर हो गया? सर दोनों को नहीं लेना, मुझे 737 1 को भी 1000 को भी, तो आंसर 737 सही है, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 1 से 1000 तक कौन से नंबर आएंगे? 1 डिजिट के नंबर भी आएंगे, 2 डिजिट के भी आएंगे, 3 डिजिट के भी आएंगे। तो हमें एक एक करके सभी को काउंट करना है। पहले 1 डिजिट नंबर को काउंट कर लीजिए, कितने होंगे 1 डिजिट नंबर। तो हमें 1 नहीं लेना, तो 2 3 4 अप टू 9 तक, तो 8 हुआ। इसमें 1 एक्सक्लूड है बेटा, 1000 भी एक्सक्लूड है, तो 738 नहीं 737 आंसर आएगा। देखो 2 से लेकर 9 तक 8 नंबर्स होंगे, जिसमें 1 को हमने इंक्लूड नहीं रखा है। 2 डिजिट नंबर जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो, 2 डिजिट नंबर हम बता रहे हैं जिसमें एक भी डिजिट रिपीट ना हो, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते, क्यों? 0 को फर्स्ट प्लेस पे इसलिए नहीं रखेंगे, नहीं तो वो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा जो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो 0 को छोड़ के बची कौन कौन सी डिजिट? 1 2 3 अप टू 9। तो फर्स्ट प्लेस को 9 वे से हम लोग फिल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 रख दिया, तो अब सेकंड प्लेस पे 2 नहीं रखोगे, लेकिन 0 अब रख सकते हो। तो सेकंड प्लेस के लिए वैसे डिजिट होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक, तो 2 को अब छोड़िए, तो अब बची 9 डिजिट। तो जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट रख रहे हो वो सेकंड पे नहीं रखोगे, क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, यही नंबर हमें निकालना है। तो 80 बना गए। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1000 तक कितने डिजिट के नंबर आ सकते हैं? 3 डिजिट के, 3 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं रखेंगे तो 9 वेज, फिर सेकंड प्लेस पर जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट नहीं रखी है वो नहीं रखनी है, लेकिन 0 रख सकते हैं। लास्ट प्लेस पर फर्स्ट 2 प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ चुकी हैं वो नहीं रखेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 648। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे 8 प्लस 81 प्लस 648, 737। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 लिखें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which find the number of ways in which a person can post 5 letters in 10 letter boxes. 5 letters in 10 letter boxes. 10 raised to power 5. 10 raised to the power 5. See, 10 raised to power 5. देखें इससे करने लेटर बॉक्सेस हैं 10 लेटर बॉक्स हैं। पोस्ट ऑफिस में जब आप गए, मान लीजिए 5 लेटर्स थे आपके हाथ में, वहां पे बॉक्सेस थे जिसमें आप लेटर को पोस्ट करते हो, इसमें ठीक है। लेटर पोस्ट करने के ऑप्शन हैं, ऐसे 10 बॉक्सेस हैं। लेटर बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 अप टू बॉक्स 8 9 10 बॉक्सेस थे ऐसे लेटर बॉक्स। अब जब आप फर्स्ट लेटर आपके हाथ में है, लेटर नंबर 1, आप उसको किसी भी एक बॉक्स में पोस्ट करो, वो पोस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर के लिए 10 ऑप्शंस हैं कि वो पोस्ट कर सके। जब आपने मान लीजिए फर्स्ट लेटर को किसी बॉक्स में इसमें पोस्ट कर दिया, तो अब सेकंड लेटर को इस बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं और किसी दूसरे में भी पोस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स में कितने भी लेटर आ सकते हैं, तो सेकंड बॉक्स के लिए में भी फर्स्ट लेटर भी सेकंड इसमें रख सकते हैं और सेकंड लेटर भी सेम बॉक्स में रखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता
कि सभी लेटर्स डिफरेंट लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करेंगे, तो सेकंड के लिए आंसर आता 9 वेज। अभी एक बॉक्स में कितने भी लेटर आ सकते हैं, तो फर्स्ट के लिए अगर 10 वेज हैं तो सेकंड के लिए भी 10 वेज हैं, थर्ड के लिए भी 10 वेज हैं, और 5 लेटर्स हैं, तो उनको पोस्ट करने के टोटल वेज क्या हो जाएंगे, 10 पावर 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज will be 10 into 10 into 10 into 10 into 10, that is 10 raised to the power 5। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं m raised to the power n टाइप प्रॉब्लम्स। और ऐसे भी कर सकते हो फिक्स्ड raised to the power वेरिएबल। फिक्स्ड क्या है यहाँ, लेटर्स बॉक्सेस, जो बॉक्स हैं वो तो फिक्स है, वेरिएबल क्या है, लेटर्स, जैसे कि लेटर का नंबर वेरिएबल है, कैसे, तो आपने फर्स्ट पोस्ट कर लिया तो बचे 4 लेटर्स, फिर 2, और वेरिएबल लिख सकते हो या रिमेनिंग बोल सकते हो, रिमेनिंग कितने पार्ट हो रहे हैं, कौन रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। रिमेनिंग और रनिंग भी कुछ लोग कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देयर आर 7 men and 3 monkeys। 7 men and 3 monkeys, find the number of ways in which every monkey has a master। A person can have any number of monkeys। ये ब्रैकेट में लिख लें। There are 7 men and 3 monkeys। 7 बंदर आदमी हैं और 3 बंदर हैं। अब क्या कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एवरी मंकी, हर एक मंकी, हर एक बंदर अपना एक मास्टर सेलेक्ट कर सके। मास्टर का मतलब, मास्टर कुछ लोग टीचर को ही बोलते हैं, सर लोगों को भी, तो हम लोग की तरह नहीं है वहां पे, ठीक है, मास्टर वहां मदारी मंकी का, बंदर 7 लोगों में से किसको अपना मास्टर सेलेक्ट कर सकता है, किसी भी को भी कर सकता है रेंडमली। तो नंबर आप वेज कैलकुलेट करने, So 343. 343। तो क्या है, जो है कि मंकी नंबर 1, मंकी नंबर 2 और मंकी नंबर 3 ऐसे बोल देते हैं। तो फर्स्ट मंकी, पर्सन नंबर 1 2 3 अप टू 7, किसी के पास भी, किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है अपना मास्टर। तो इसके पास 7 ऑप्शंस हैं, 7 वेज हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर ले। अब अगर मंकी 1 पर्सन नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, तो मंकी 2 जो है वो भी इन 7 में से किसी को भी अपना मास्टर सेलेक्ट कर सकता है। थर्ड मंकी भी किसी को भी अपना मास्टर सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो कि आप लोग मंकीज हो, आप किसी भी कोचिंग को सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ बहुत सारी कोचिंग, पहला स्टूडेंट भी, पहला मंकी भी किसी भी कोचिंग को सेलेक्ट कर सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, और सेम कोचिंग में भी जा सकता है। नंबर ऑफ वेज इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, फर्स्ट मंकी के लिए भी 7 वेज है, सेकंड के लिए भी 7 वेज है, थर्ड के लिए भी 7 वेज है। तो क्या होगा, 7 का क्यूब 343 टोटल नंबर ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which seven different ways
can be distributed in 3 children. Find the number of ways in which 7 different toys can be distributed in 3 children. 3 3 raised to power 7. ठीक है, अब टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है चिल्ड्रन में। 7 टॉयज थे, T1 T2 T7 ऐसे टॉय है मान लीजिए, और 3 बच्चों को देना है। ठीक है, तो मैं इन 3 बच्चों को बोल देता हूँ, चलो इनका नाम है राम, श्याम और घनश्याम। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, कैसे भी नाम रख लें, रिंकू, पिंकू, टिंकू। तो ये फर्स्ट टॉय को देने के कितने वेस हैं? 3 वेस हैं। आप राम को भी दे सकते हो, श्याम को भी दे सकते हो, घनश्याम को भी दे सकते हो। तो फर्स्ट टॉय के लिए 3 ऑप्शन है। सेकंड टॉय के लिए, सेकंड टॉय अगर आपने फर्स्ट राम को दिया तो सेकंड भी के लिए भी अगेन 3 ऑप्शन है। राम को भी दे सकते हैं, श्याम को भी, घनश्याम को भी। थर्ड के लिए भी 3 ऑप्शन है। सेवेंथ टॉय के लिए भी 3 ऑप्शन है। तो इस बार नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? इस बार नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3 into 3 into 3 7 times, that is 3 raised to the power 7। ध्यान से समझिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। आसान है लेकिन ध्यान से समझने की भी जरूरत है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। A letter lock consists of 4 rings, each with 11 different letters। फोर रिंग्स हैं जिसमें 11 डिफरेंट लेटर्स हैं। find the total number of unsuccessful attempts to open the lock। Find the total number of unsuccessful attempts to open the lock। 11 raised to power 4 minus 1. ठीक है, Eleven raised to power 4. देखिए क्या है, एक लेटर लॉक है जिसमें 7 रिंग्स हैं, या नंबर लॉक जैसे आप लोग देखते हो ना, उस रिंग को सेट करते हो नंबर पे, वैसे ही यहाँ पर ऐसे रिंग्स में 11 है, ऐसे 4 रिंग्स हैं और सब पे 11 है। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से क्या होता है, लॉक ओपन होता है। बाकी और कोई कॉम्बिनेशन रखोगे तो लॉक ओपन नहीं होगा। तो फर्स्ट रिंग को जब आप घुमा करके सेट करते हो, मान लो यहाँ पे है सेट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट रिंग को 11 डिफरेंट वेज में सेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लेटर। सेकेंड रिंग को भी 11 डिफरेंट वेज में, थर्ड को भी 11 डिफरेंट वेज, और फोर्थ रिंग भी ऐसे ही आप बनाना चाहो बना लो, और फोर्थ को भी 11 डिफरेंट वेज से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल वेज है, टोटल। लेकिन हमें क्या चाहिए, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। एक पर्टिकुलर केस होता है जिसमें लॉक ओपन हो जाएगा, ये होगा जब, ठीक है, ताला खुल जाएगा।
lock gets open in one particular case, केवल एक ही ऐसा केस होगा, एक कॉम्बिनेशन, बाकी ये है टोटल। तो टोटल में से अगर मैं वो केस माइनस कर देता हूँ जब लॉक ओपन होगा, तो बचे हुए क्या हुए? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट will be equal to 11 raised to the power 4 minus 1। ये आंसर हो गया 11 to the power 4 minus 1। देख ले, कोई भी डाउट है तो बताइए। सर मुझे ये आ Question गया number पर 13। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे समझ में आ गया पर आपका मेरे डाउट है? डाउट आ था। तो गया सर। सर मैं सोच रही थी कि अगर पहले वाले प्लेस पे जैसे एक के अलावा 10 गलत रखेंगे तो गलत आएगा, फिर सेकंड प्लेस में भी 10 रॉन्ग है, उसके अगले में भी 10 रॉन्ग है, तो 10 रेज़ टू पावर 4 भी सोच सकता है। नहीं बेटा, पहले वाले के लिए गलत ऑप्शन है 10, लेकिन अगर आपने इस पे सही भी रख दिया फर्स्ट पे, लेकिन दूसरे पे गलत रखा, तो भी ओपन नहीं होगा लॉक। मान लीजिए अगर आप जब, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर लॉक लगाते हो ना, साइकिल में ही 3 होते हैं, कुछ लोग नंबर लॉक रखते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन जब तक सही नहीं हो, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन सही भी हो जाए, दूसरा और तीसरा सही नहीं है तो नहीं आएगा। 2 कॉम्बिनेशन सही हो गए लेकिन थर्ड गलत है तो तब भी लॉक ओपन नहीं होता। टोटल में से केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें ओपन होगा। ऐसा नहीं किसी कोई भी एक नंबर यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे नंबर सही हो गया तो लॉक ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक सही कॉम्बिनेशन होते ही लॉक ओपन हो जाएगा, तब आपका आंसर ये 10 पावर 4 आता है। आप बता रहे हो, ठीक है? सर ऑर्डर अगर अलग हो, ऑर्डर अलग हो मतलब? सर मतलब सर ऑर्डर जैसे अलग हो, कि मैं समझ नहीं आया। हाँ बोलो। जैसे थर्ड वाली रिंग जो है उसका नंबर फर्स्ट पे आ जाए और फर्स्ट वाला थर्ड पे आ जाए तो कॉम्बिनेशन तो सेम ही होगा ना? कॉम्बिनेशन सेम होने पर भी सर तो फिर देखो, हमें ये अगर मैं कैसे कहता हूँ, पता चला और कि देखो एक वन, मैं एक बताता हूँ, यह ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे नंबर है, ए बी ए फिर बी, ये है, हाँ ठीक है, या ए बी सी डी है। अगर मैं यहाँ सी कर दूंगा और यहाँ ए कर दूंगा तो ओपन नहीं होगा लॉक। फर्स्ट पे ही ए होना चाहिए, सेकंड पे बी आना चाहिए, थर्ड पे ए आना चाहिए या सी आना चाहिए। तो जिस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट के लिए आपने जो फर्स्ट सेट किया है, वो फर्स्ट वाला अगर आप थर्ड पे कर देते हो, थर्ड वाला फर्स्ट पे कर देते हो, आपस में इंटरचेंज कर देते हो, तो लॉक ओपन नहीं होगा। यस सर। आपको वही कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ेगा, और ऐसा केवल एक यूनिक नंबर ही होगा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीएनसी में फैक्टोरियल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ फैक्टोरियल, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर का, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 को फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अप टू n नेचुरल नंबर है, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको n फैक्टोरियल से। n के आगे देखो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन लिखी है, थोड़ा सा गैप देखा के नीचे पॉइंट लिखा है, इसे पढ़ते हैं हम लोग n फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? n फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल n भी पढ़ सकते हैं। कहीं भी n फैक्टोरियल कोई बोल रहा है या फैक्टोरियल n बोल रहा है, दोनों का एक ही मतलब है, और इस तरीके से ज्यादातर लिखते हैं हम लोग। वैसे इसको लिखने का एक और भी तरीका है, इस तरीके से, जो राइट एंगल वाला नहीं होता साइन, वही वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में n लिख दें, ऐसे भी बोलते हैं n फैक्टोरियल लिखने का तरीका।
अब जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 120 इसकी वैल्यू होगी। फिर कहे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट विल बी 24। ठीक है। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 6। 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 कितना होगा 2। 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1। कोई कहे 0 फैक्टोरियल भी होता है क्या, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है, 0 के लिए भी फैक्टोरियल डिफाइंड होता है 1। फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है और 0 के लिए, होल नंबर्स के लिए आप कह सकते हो डिफाइंड है, लेकिन नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर कोई कहे फैक्टोरियल 2/3 क्या होगा, 2/3 फैक्टोरियल। कोई कहे -5 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये सभी नॉट डिफाइंड है, ये नहीं डिफाइंड है। फैक्टोरियल केवल इनके लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। दूसरा देखिए इसी में पॉइंट n फैक्टोरियल को अगर मैं ये लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक लिखना होगा मुझे इसे, n तक। 4 इंटू 5, इसके पहले आएगा n-2, फिर n-1, फिर n होगा। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर 1 से n-1 तक के प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं। हाँ सर ये बोलिए। डिफाइन नहीं होते, ये -5 और 2/3 नहीं फैक्टोरियल। डिफाइंड, नहीं सर लेकिन डिफाइंड। कैलकुलेटर में तो कोई वैल्यू तो आ रही है। कोई वैल्यू आ रही है तो वो ये सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पॉइंट्स या आ ऐसा कुछ रहे दे हैं। रहा होगा। ठीक है, तो, मतलब अपने पास जो अपने सिलेबस में है वहाँ कोई डिफाइंड नहीं। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हम अपने आप को डिफाइन नहीं करते, मतलब जेई के सिलेबस में। ठीक है, ओके आईआईटी सर। जेई का जो सिलेबस है, जेई मेंस एडवांस का, वहां तक अगर आप जाते हैं तो कहीं कोई डिफाइंड नहीं है। ओके सर। तो ये देखिए -1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n-1 को क्या कह देंगे हम लोग, n-1 फैक्टोरियल इंटू n। मतलब इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल के लिए ये भी बोला जा सकता है। अगर कोई n-2 तक लिखना चाहे तो वो इसको ऐसे लिख सकता है, या n-1 फैक्टोरियल को ऐसे फर्दर लिख सकता है, n इंटू n-2 फैक्टोरियल। मतलब इस तरह से हम में अगर कहीं 5 फैक्टोरियल को हम अगर ये लिखते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो वो भी सही है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और यहाँ इंटू 5 आ जाएगा। कोई अब इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखता है तो वो भी सही है। मतलब जैसे क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको इस तरह से ब्रेक भी करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, चलो ये फैक्टोरियल पर बेस्ड ये एग्जांपल करके देखें। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू n इंटू n फैक्टोरियल। Simplified, find the value of this. Sir, n+1 factorial -1. वेरी गुड सिद्धांत, सही है। क्या कर सकते हैं हम इसे, ये जो सम है n इंटू n फैक्टोरियल में ही 1 2 3 अप टू n रखने पे आ रहा है, तो इस सम को लिखने का ये भी तरीका है, s लिख दें हम लोग, ये साइन बना दें, ये साइन किसका, सिग्मा, मतलब समेशन, n की वजह से लेकर n तक लिखनी है, n इंटू n फैक्टोरियल। n की जगह 1 लिखोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखोगे सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रखोगे थर्ड टर्म आएगा, n रखोगे लास्ट टर्म आएगा। ऐसे 1 2 3 अप टू n तक लिख करके ऐड करना। अब देखें n इज इक्वल टू 1 टू n, इस n को क्या लिख सकते हो,
n+1 -1 ऐसे लिख सकते हैं, n+1 -1 और n फैक्टोरियल बाहर लिखा हुआ था। अब इस n फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, पहले वाले मल्टीप्लाई होगा तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अभी आपको बताया क्या बन जाता है, n+1 फैक्टोरियल, और दूसरा 1 इंटू n फैक्टोरियल कितना बन जाएगा, n फैक्टोरियल। n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक लिखनी है, n तक। अब इसमें वापस वही करो, 1 रखो पहले, इसमें n की वैल्यू 1 रखो, कितना आएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 2 रखो, कितना आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक लिखेंगे, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो देखिए मिडिल टर्म कैंसिल हो रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल, लास्ट टर्म बचा n+1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 है, आंसर आ गया n+1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल वैल्यू। ये इसका आंसर हुआ। कोई डाउट, n+1 फैक्टोरियल माइनस 1। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए फर्स्ट में। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किया, और इस तरीके से फैक्टोरियल पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे एंड से पढ़ने, और कई जगहों पर ये बेसिक पॉइंट है तो जरूरत पड़ती है इसकी, और आगे फैक्टोरियल की जरूरत हमें पीएनसी में कई जगहों पे पड़ेगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ठीक, नोट कर लिया है आप सबने। यहाँ पर